वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बात मैं अभी स्टार्ट करता हूँ मैं हिंदी में इसलिए क्योंकि कुछ बातें हैं जो नेशनल मीडिया में नहीं आ रही और बहुत ज़रूरी है कि वो नेशनल मीडिया में आनी चाहिए, और मोस्टली लोग वहाँ पे हिंदी समझते हैं, इसीलिए ये बात मैं हिंदी में करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो आपने देखा है कि अभी जो सारे किसान दिल्ली में धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, दोस्तों, उसके बारे में जनरली मैं इस चीज़ के बारे में मैं हमेशा से इस बात पे हमेशा इसके हक में रहा हूँ कि जहाँ पे स्टेट की बात आ जाती है, स्टेट यानी कि स्टेट एज इन कंट्री, कंट्री जैसे कि हमारा भारत है, तो जहाँ पे देश की बात आ जाती है वहाँ पे आपको देश सबसे पहले होता है, बाकी चीज़ें सबसे बाद में होती हैं। हम चाहे अलग अलग राज्यों में बटे हुए हों, अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, जहाँ पे जहाँ पे देश की बात आती है वहाँ पे हम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं हमेशा इसके हक में रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आज जो ये किसान है, ये इसी देश के किसान हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए हुए जो आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो ये जो 3 कानून हैं जिसके बारे में ये आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है? तो जो मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ कि किसानों का डर क्या है। जितनी भी फसल जो कि गेहूँ और चावल की फसल होती है, उस पे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट गारंटी करती है। तो उसी पे वो बिकती है। दोस्तों, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये होता है कोई 1400, 1500, 1700, 1800 रुपये पर क्विंटल। तो ये नहीं है कि इससे इसको बहुत ज़्यादा महंगे दामों में ख़रीदा जाता है जिससे ये बहुत अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत गरीब किसान है। मैं भी एक किसान घर से ही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। ये सिर्फ उनकी जो बेसिक लागत होती है उस फसल को बोने में, ये सिर्फ उसी को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो किसानों की मांग है कि जो नए कानून आए हैं उनको ये लगता है, और क्योंकि गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिसकी वजह से ये लगता भी है कि धीरे धीरे वो क्या करेंगे कि वो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर देंगे। तो मोदी जी कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म नहीं होगा, लेकिन किसानों की मांग यही है कि अगर ये आप बात बोल रहे हैं इसको बिल में लिख दीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप आश्वासन दिलाते हैं कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, तो आप उसको लिख दीजिए, बिल में लिख दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी है ये जो मंडियां हैं, क्योंकि अभी तक किसान कहाँ बेचते हैं फसल? मंडी में जितनी भी फसल बिकती है उसके उसके ऊपर 3% गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो जितनी फसल पंजाब में एक स्टेट में बिकती है तो उस पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ रुपए का आमदनी होती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट कहती है कि आप किसी भी किसान अपनी फसल बाहर भी बेच सकते हैं। तो बाहर अगर प्राइवेट लोग खरीदेंगे तो उससे होगा क्या कि गवर्नमेंट को कुछ टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जब गवर्नमेंट को कुछ टैक्स नहीं मिलेगा तो होगा ये कि उससे ये होगा कि एक तो स्टेट की उतनी आमदनी कम हो जाएगी, और जो वो आमदनी है वही जो स्टेट होती है वो लगाती है डेवलपमेंट के ऊपर। तो एक तो वो आमदनी कम हो गई, ठीक है, जिससे सरकार को भी नुकसान है। लेकिन उससे फायदा दूसरों को ये है कि जब आप बाहर खरीदेंगे, ना तो आप रेगुलराइज कर पाएंगे कि कितने प्राइस पे वो बिक रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइवेट व्यापारी है उसकी मोनोपोली बढ़ जाएगी, तो ये बहुत चांसेस हैं कि उसके बाद किसान एक्सप्लॉइट होंगे। ठीक है, आज आपको वो आपकी फसल खरीद लेंगे 2,000 पर क्विंटल में, जो कि सरकार से मान लो 200 रुपये पर क्विंटल ज़्यादा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा? जब एक बार आप उसके ऊपर डिपेंड होगे, नेक्स्ट टाइम होगा उनकी मोनोपोली होगी कि वो जितने में चाहें, अगर वो कहेंगे 400 में ही खरीदेंगे, तो मंडियां खत्म हो गई, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगी। आप सिर्फ उन्हीं को फसल बेचनी होगी। तो फिर उनकी जब मोनोपोली बढ़ गई, वो डिसाइड करेंगे कि फसल कितने में बिकेगी। तो वैसे तो ये कहते थे कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। ठीक है, तो ये तो दुगनी तो क्या, उनकी हाफ से भी कम हो जाएगी। तो वो सिर्फ यही कहते कि एक आप इस बात को लॉ में ऐड कर लीजिए
कि या तो ये कानून वापस ले लीजिए, जो अब तक सिस्टम चलता आया था, चाहे वो बहुत अच्छा नहीं था लेकिन वो चल रहा था, ठीक है, और या फिर ये लिख दीजिए कि कोई भी आदमी चाहे अंदर चाहे बाहर, ठीक है, मंडी के अंदर या बाहर जो भी फसल खरीदे तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उसके ऊपर, उससे महंगी ही खरीदे या उतने में ही खरीदे, ठीक है, उससे कम में नहीं, नहीं तो ये इलीगल होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट रेडी नहीं है उसको इसके बीच में बिल में लिखने के लिए, बोल रहे हैं, लेकिन जैसे 3 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आएगा, वो एक चुनावी जुमला था, बन के रह गया है, तो वैसे ये भी एक चुनावी जुमला बन जाएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं होगा, ठीक है। कल को जो अभी कल गया है उसमें एक किसान धन्ना सिंह का एक्सीडेंट हो गया। जब वो जा रहे थे, पीछे से ट्रक ने आके ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर लगाई और उनकी डेथ हो गई। उनके ऊपर से ट्रैक्टर और ट्रॉली का टायर, दोनों का टायर गुजर गया और उनकी वहीं मौके पे मौत हो गई। दोस्तों, कितनी ज़मीन थी उनके पास? सिर्फ 1 एकड़, 1 या 1.5 एकड़, क्योंकि वो 5 भाई थे, 3 भाई थे और 5 एकड़ है टोटल, तो उनके हिस्से में कितनी आई? 1-1.5 एकड़। दोस्तों, उनका आप घर जाके देखें, उनके घर में दरवाज़ा तक नहीं है, ठीक है। आप सर्च करिए यूट्यूब पे, फार्मर डाइड इन द रीसेंट प्रोटेस्ट, तो आपको उनके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें उनका घर भी दिख रहा है। आप जाके देखिए कि वो बहुत, क्या वो अडानी अंबानी लेवल जैसे बहुत अमीर लोग थे? नहीं दोस्तों, वो एक गरीब आदमी था जो सिर्फ अपने बच्चों को, कितना एकड़ था ना, 1 एकड़ सिर्फ उसके पास। क्या उसको इन बिलों के आने से जाने से उनको क्या है कि जो वो एक वक्त की रोटी खाते हैं वो भी नहीं खा पाएंगे, ठीक है। और आज मैं अभी नेशनल मीडिया देख रहा था, जितना भी, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे वो एबीपी हो, ठीक है, मैंने जितनों पे भी देखा, वो इसको एक बहुत अलग रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो भाइयों, ये हिंदी में इसीलिए बात कर रहा हूं ताकि जो हमारे दूसरे लोग भी हैं जो पंजाबी नहीं समझते, वो भी इस बात को समझ सकें कि चल क्या रहा है। पिछले 2 महीने से फार्मर्स पंजाब में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। उनको पहले बोला गया कि आप रेलवे लाइनें छोड़ें, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने रेलवे ट्रैक पे छोड़ दिया और स्टेशन पे बैठ गए। फिर उनको बोला कि नहीं, आपको स्टेशन पे नहीं बैठना, स्टेशन से बाहर जाइए, फिर हम बात करेंगे। दोस्तों, उन्होंने स्टेशन पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी छोड़ दिया, बाहर चले गए। फिर उनको बोला कि नहीं, आप इन लाइनों से इतने किलोमीटर दूर जाके बैठिए, भाई उन्होंने वो भी कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ मुसाफिर गाड़ियां नहीं, माल गाड़ियों की ट्रैक भी छोड़ें, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। भाई ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ उनको दबाने की कोशिश है कि आपको इतना मजबूर कर देंगे, कि आपकी जहनियत को इतना दबा देंगे कि आप थोड़ी देर बाद खुद ही इस चीज़ को छोड़ दें और समझ जाएं कि आप सच में गुलाम हैं। दोस्तों, मैं इस हक में नहीं हूं कि देश के अगेंस्ट कोई जाए, और जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या पंजाब के लोग, क्या किसान, और ये सिर्फ पंजाब की बात ही नहीं है, ये किसान जो दूसरे स्टेट में भी है उनकी बात भी है। तो क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम अलग किसी देश से आए हैं? अगर हम लोग बॉर्डर पे जाके शहीद होते हैं अपने देश के लिए, और अगर ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग हिस्सा डालते अपने देश की तरक्की के लिए, तो आज अगर हम इसको, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, कि इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कानून बना दिए, वो बहुत बढ़िया है, उनसे किसानों का बहुत फायदा होगा, सब कुछ है। किसानों को समझ ही नहीं आ रही कि किसान बहुत बेवकूफ़ है, उनको नहीं समझ लग रही कि मोदी जी ने कितनी अच्छी चीज़ उनके लिए कर दी है। तो आपका काम क्या है? आप उन्हें अच्छी तरह समझाइए, ठीक है, उन्हें बिठाइए। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे, ये इतना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में ये बिल, आप इस बिल को रद्द कर दीजिए। 6 महीने आप उनको करके दिखाइए कि देखिए हम ये बात कर रहे थे, देखिए आपकी कितनी तरक्की हो गई, फिर वो आपकी बात खुद ब खुद मान जाएंगे। नहीं, लेकिन हमें ये सब तो करना नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? बिहार के इलेक्शंस। क्या इंपॉर्टेंट है? हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, वो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 15 लोग अब तक मर चुके हैं इस प्रोटेस्ट में, 15 लोग मर चुके हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो एक देश के लिए फादर फिगर होता है, फादर फिगर की तरह होता है, ठीक है। मैं भी ये मानता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या आज उनको नहीं चाहिए था? अगर ये किसान
ये गरीब लोग अगर सड़क पे रुल रहे हैं तो वो जहाज लेके हैदराबाद पहुंचे हुए हैं, अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। क्या पंजाब इस देश में नहीं आता है? ठीक है। और हमारे देश का नेशनल मीडिया क्या कर रहा है भाई? वो 2-2.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, पंजाब में एक भी वायलेंट इंसिडेंट नहीं हुआ, एक भी हिंसक घटना नहीं हुई। लेकिन कल सुबह से जितना भी हमारा मीडिया है वो क्या कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि जिससे उनको ये मौका मिले, एक थोड़ी सी भी बात हो जाए जिससे उनको मौका मिले कि वो इसको वायलेंट रूप दे सकें कि ये तो कुछ असामाजिक तत्व आके बैठ गए हैं, ये कुछ लोग जो खालिस्तानी सपोर्टर। भाई वहां किसने खालिस्तान का नारा लगाया? किसी ने लगाया? वहां पे किसी ने बात की? आप खुद वो बातें लोगों को सुना सुना के उनके दिमाग में डाल रहे हैं। भाई आपको मुझे तो ये नहीं समझ आती, ये जब जाके अपने घर में जाते हैं और ये सोते हैं तो इनको नींद आ जाती है। कंगना रनौत ने एक बुजुर्ग औरत की फोटो लगाई, बाद में उसने उसको डिलीट भी कर दिया। और शाहीन बाग में कोई एक बुजुर्ग लेडी थी, उस दोनों को एक ही औरत दिखा के उसने बोल दिया, हा 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 हा, एन ओल्ड लेडी फॉर सेल फॉर 100 रुपीज पर डे। ये है कंगना रनौत, क्योंकि उसको बीजेपी की टिकट चाहिए। लेकिन ये एक पार्टी की बात भी नहीं है भाई। जो किसान है उसमें सिर्फ सिख नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ कांग्रेस या एंटी बीजेपी सपोर्टर नहीं है, उसमें बीजेपी के सपोर्टर भी हैं। भाई ऐसी क्या गलती कर दी हमने? क्या अपना हक मांगना इतनी बुरी बात है? सिर्फ अपनी एक ईगो पे लेकर बैठ गए हैं कि ये बिल तो वापस नहीं होंगे। जो उठता है, कोई कहता है ये दलाल है, कोई कहता है ये खालिस्तानी है, कोई कहता है ये भीड़ है, कोई कहता है ये क्या है। भाई उनके घर जाके देखो, उनके घरों में दरवाजे तक नहीं है। ठीक है। मैं आज कनाडा में हूँ, अभी मैं कनाडा में हूँ और शायद मैं नेक्स्ट मंथ इंडिया जाऊँगा। ठीक है भैया, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि आज मैं इंडिया में क्यों नहीं हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो मैं ज़रूर इस प्रोटेस्ट में जाता। भाई क्या वो हिंसक प्रोटेस्ट था? मैंने देखा अभी एक पुलिस वाले थे, उनकी टोन और उनके जेस्चर बिल्कुल अलग अलग थे। ठीक है, वो किसान भाइयों से तो गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक न्यूज़ चैनल आ गया, वैसे ही उन्होंने हाथ जोड़ दिया आगे। ठीक है, हाथ जोड़ के पोज दे के खड़े हो गए। उसके बाद में वही पोज को उसको जूम करके उनकी फोटो को दिखा दिखा के सिर्फ क्या हो रहा है, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कि ये जो लोग हैं ये भीड़ है, ये वायलेंट भीड़ आई हुई है। और इधर जो हैं वो बहुत अच्छे और सच्चे सुच्चे लोग हैं, जिनको जो कि बहुत ज्यादा इन लोगों के हक में है। और देखिए मजलूम लोग हैं, वो मारने वाले मजलूम हैं जो वहां पे खा रहे हैं, जो डांग सोटा खा रहे हैं वहां पे, वो लोग बहुत हिंसक लोग हैं। और फिर क्या हो रहा है ना भाई, एक अभी तक शायद इंडिया में लोगों को बात समझ में नहीं है। यहाँ पे भाई जब हम कनाडा में भी आते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और जो अमृतधारी सिख होता है जिसके साइड में कृपान होती है, भाई वो अलाउड है उनका अंदर जाना, ये लोगों को भी पता है। ये जो एक अमृतधारी सिख है वो उसकी ये वो उसको पहननी होगी वो कृपान, लेकिन कभी वो अटैक करता है नहीं। लेकिन ये जूम कर करके उसकी फोटो दिखा दिखा के उसकी वीडियो, ये हथियार लेके आए हुए हैं, ये खालिस्तानी है, ये वो। कहां किसने खालिस्तानी का नारा लगाया? कल प्रोटेस्ट हो रहा था भाई, कल दो जवान शहीद हुए, उसमें फिर एक पंजाबी था। ठीक है, हमारे हिंदू भाई हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, दूसरे हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये मीडिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं कल से ये न्यूज़ देख रहा था, मैं देख कौन कौन से चैनल, पहले तो इन्होंने आज तक इन्होंने वो दिखाया ही नहीं कि क्या चल रहा है फार्मर्स का प्रोटेस्ट। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, फलाने न्यूज़ जो रिपोर्टर है उसको जेल हो गई, वो बाहर आ गया, वो देश का हीरो हो गया। रो रहे हैं लोग इसके कि तू तो देश का हीरो। भाई 15 लोग मर चुके हैं अभी तक इस प्रोटेस्ट में। क्या किसी मीडिया ने ये दिखाया कि 15 लोग मर चुके हैं अभी तक वहां पे बैठे बैठे? ठीक है, कल एक जो एक्सीडेंट में मर गया, एक किसान नेता भाषण देता हुआ मर गया। ठीक है, वो कौन थे वो लोग? क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनकी जान की वैल्यू रह गई है? ठीक है भाई, मैंने खुद
ओके, चलो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। मैंने आर्मी का एग्ज़ाम भी दिया, मैंने अभी सीजीएल का एग्ज़ाम भी दिया, और मैं यहाँ कनाडा में, चाहे मैं यहाँ पे कितनी देर से हूँ, लेकिन अभी भी मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश में रहना चाहता हूँ। ये प्यार मेरा मेरे देश के लिए है, मुझे इसको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जब आज मैं अपना मीडिया देखता हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि ये कुछ खालिस्तानी सपोर्टर। भाई, किसने खालिस्तान को सपोर्ट किया है यहाँ पे? पंजाब में जाके देख लो कौन करता है सपोर्ट। भाई, लोग अपनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। क्यों आम लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने बेसिक राइट्स के लिए, ठीक है, वो कोई अमीर नहीं हो जाएंगे, वो कोई अंबानी या अडानी नहीं बन जाएंगे। चाहिए आप कानून, आपने, आपकी मेजोरिटी है, आप चाहें तो वापस होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। अगर आपको बेशर्म ही हो जाना है, ठीक है, इतने प्रोटेस्ट के बाद भी अगर आपको बेशर्म ही हो जाना है, तो भाई क्या होगा ना, कुछ नहीं होगा, नहीं करोगे वापस आप, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब का किसान भूखा मर जाएगा? नहीं मरेगा, खाना हम खा लेंगे, लेकिन आपका चेहरा तो कम से कम सबको दिख ही रहा है ना। और खासकर मीडिया का चेहरा, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, भाई आपको, जब आप लोग घर जाते हो, जब आप लोग सोते हो, तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती? आपको थोड़ा सा भी एहसास होता है कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए आप क्या रिपोर्टिंग करके आए हो? मुझे नहीं पता भाई, इतनी इतनी थोड़ी सी तो आदमी के अंदर, पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पैसा आपका जमीर मार देता है। चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जो है आप वो दिखाइए ना। आप नैरेटिव बनाते हैं, आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं। किसी को गद्दार कह दिया, किसी को खालिस्तानी कह दिया, किसी को क्या कह दिया, किसी को क्या कह दिया, ठीक है। यही लोग बॉर्डर पे जाते हैं, आपकी तरह एसी गाड़ियों में, एसी कमरों में, एसी न्यूज ऑफिस में नहीं बैठते। यही लोग वहां बॉर्डर पे जाके खड़े होते हैं। आप वहां पे दो चार चीखे मार के बहुत ज्यादा देश प्रेमी बन जाते हैं। सच में आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि आज मैं अभी कनाडा में क्यों हूं। काश मैं इंडिया में होता, तो शायद मैं कल को अपने आप को एक रीजन तो दे सकता था कि भाई जब जरूरत थी मैं सच के लिए खड़ा था। मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा ना होता कि मैं, जब सच की बात आई थी, मैं किसी, उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के नहीं खड़ा हो सका। लेकिन आप ये चीज जरूर सोचिए कि आप आज क्या कर रहे हैं। क्या उस प्रोफेशन को, जिसमें आपने कसम खाई थी कि आप उस प्रोफेशन की इज्जत करेंगे जिससे आप रोटी खाते हैं, क्या आप उस प्रोफेशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? या क्या आप सिर्फ एक माउथपीस बन के रह गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के? और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपकी वाकई में, आपकी इच्छा भी बहुत नहीं है, सब कुछ है, आप कम से कम एक अच्छा जेस्चर ही शो कर दीजिए। वो जो दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, वो भी आप ही के देश के नागरिक हैं। आप उनकी बात तो सुन लीजिए, उनको जलील मत कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को बहुत ज्यादा दबाते हैं ना, फिर कभी ना कभी वो चीज आपके बहुत अगेंस्ट काम करती है। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं अपने नौजवानों से, कि भाइयों देखो, मैं यहाँ पे आया, उस टाइम मैं बिल्कुल डफर था। मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं कुछ सरकारी एग्जाम देके कुछ ऐसी पोजीशन पे जा सकूं कि जहां पे, मैं साफ साफ बात करता हूं, कि जहां पे मैं एक अथॉरिटी में आ सकूं, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज के बहुत हक में हूं कि अगर हमें इस सिस्टम को चेंज करना है, तो हमें उस सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। सिर्फ प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्यों बार बार हमें अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। क्यों एक ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा कि उस सिस्टम के चलते हमें इतने, हम इतने कैपेबल हो सके कि हमें ये चीजें करनी ही ना पड़े। मांग क्या रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट के, हमारी फसल की मिनिमम कीमत दे दीजिए। क्यों हमें ये चीज मांगनी पड़ रही है? भाइयों बहुत जरूरत है। मैं अपने किसान भाइयों से बात करना चाहता हूँ, भाइयों बहुत जरूरत है हमें सिर्फ कनक और चावल से शिफ्ट करने की। हमारे पंजाब की मिनिस्टर थी हरसिमरत बादल, जो कि 6 साल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रही हैं। एक सिंपल सी बात बोलता हूँ भाई, एक
आटे की थैली यहाँ पे कितने की बिकती है? $10 की, $10 की। और कितनी होती है वो? 10 पाउंड की, 5 एवरेज 5 किलो की। 5 किलो की थैली आटे की बिकती है 500 रुपए में। ठीक है, 500 रुपए में 5 किलो की थैली मिलती है भाई। उसी थैली से हम कम से कम आटे के 100 पेड़े बना सकते हैं। लेकिन वो 5 पेड़े उस आटे के, और वो फ्रोजन कितने में मिलते हैं? $5 में। और अगर वही आपने यहां से उस फ्रोजन पेड़े के अंदर कुछ स्टफिंग हो जाए, और वो जैसे कोई पराठा बना के अगर वो फ्रोज करके बिके, तो वो कितने का बिकता है भाई? $5 में 2 या 3 पराठे। तो एक जो कनक है, जो जिसके पर क्विंटल की जिसकी कीमत 1800 रुपए है, उसका छोटा सा थैला 500 का बिकता है। उसके बाद 250 का एक पेड़ा बिकता है। उससे रोटी अगर बन के फ्रोजन हो जाती है, तो वो एक 5 किलो के थैले में भाई 1000 रोटियां बन जाए। ठीक है, 1000 नहीं तो 100 500 तो बनी जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज को हम प्रोसेस करके उसको अलग अलग चीजों में तोड़ दें, तो उसी की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। हरसिमरत बादल हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रही, उन्होंने 6 साल में क्या एक भी ऐसी इंडस्ट्री पंजाब में लगाई जिसकी वजह से कुछ ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट्स हो जहां पे हम अपनी फसल को किसी और चीज में बदल के उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के उससे कुछ और प्रोडक्ट्स तैयार करके हम उसको बेचें, जिससे हमें डिपेंड ही ना होना पड़े गवर्नमेंट के ऊपर। भाइयों, अगर नेता ये चीजें नहीं सोच रहे, अभी हाई टाइम है कि हमें इन चीजों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और ताकि हम अपनी आमदनी को इतना बढ़ा सकें। ये कुछ नहीं करेंगे, ये नेता लोग कभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और हमें पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए, और हमें उन पोजीशंस पे, और जब हम पॉलिटिक्स या पोजीशन एक हाई पोजीशन पे चले जाते हैं, फिर हम अपने लोगों को ही भूल जाते हैं। अपने का कहने का मतलब ये नहीं है कि पंजाबी या हरियाणवी नहीं, अपने लोग जो हमारे जैसे लोग हैं, जो इकोनॉमिकली हमारे लेवल पे, उनको भूल के हम उनके बादशाह बन के बैठ जाते हैं। तो भाइयों, बहुत ज़रूरत है हमें इस चीज़ को सोच के आगे बढ़ने की, यहाँ से कुछ शिक्षा लेके आगे जाने की, ताकि हम अपने फ्यूचर में इन लोगों पे डिपेंड ना हो, इनके आगे हमें हाथ ना फैलाने पड़े, कुछ अपना हक मांगने के लिए इनसे प्रोटेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि जब तक हम इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, ऐसे ही होता रहेगा। ये नेता लोग ऐसे ही हमको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। भाइयों, बहुत ज़रूरत है हमें अपनी एनर्जी को अच्छे वे में चैनलाइज करके, क्योंकि मैं सच में कहता हूं कि मैं शायद अभी इंडिया जाके वापस कनाडा ना आऊं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी सिर्फ बाहर बैठ के सिस्टम को गाली मत दूं, ना दूं, सिस्टम के अंदर घुस के किसी किसी चीज में ऐसे करके कुछ ऐसा करें कि हमारा कुछ हिस्सा हो, इस सिस्टम को ही ऐसा बनाएं कि फिर इसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए कोई। तो ये जैसे एक एक आदमी से ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया भाइयों, वैसे ही अगर हम सब मिलके कोशिश करेंगे, तो भाई हमारा देश बहुत ऊपर चला जाएगा। सच कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे कनाडा में। भाई, इंडिया जैसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। चाहे यहाँ पे 100 सुख सुविधाएं हो जाएं, लेकिन भाई जो देश हमारा है वो हमारा ही है। हमारी आइडेंटिटी एज एन इंडियन ही है। ठीक है, हम अपने देश से, अपनी रूट से टूट के कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम उस देश से दूर जा पाएंगे। ये मैंने यहाँ आके देख लिया है। आपके अंदर से वो भारतीय संस्कृति नहीं निकल पाती। हम जितना मर्जी यहाँ पे रह लें, ठीक है, अंत में रहते हम भारतीय ही हैं। तो भाइयों, बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने सिस्टम का हिस्सा बन के उसके अंदर आके काम करके इस सिस्टम को चेंज करें, ताकि हमको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी धरती को छोड़ के किसी और देश में ना जाना पड़े, और इस तरह से सड़कों के ऊपर ठंडी रातों में, और इस तरह ट्रैक्टर ट्रालियों के टायरों के नीचे आके ना मरना पड़े, इस तरह से सड़कों के ऊपर ना सोना पड़े।
भाइयों बहुत ज़रूरत है, हमें सच में जागने की बहुत ज़रूरत है। और जो पूरा देश उड़ता पंजाब, पंजाब में ये ड्रगिस्ट है, ये है, वो है। आज देख लिया उड़ता पंजाब, वही उड़ता पंजाब उड़ा उड़ा के आपके जो जितने भी बैरिकेड्स फेंक रहा है, तो आपने वो तो इन सबको समझ लग ही गया होगा कि कितना उड़ता पंजाब है। नैरेटिव बिल्ड किया ना, नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि पंजाब में तो सभी हैं ही ड्रगिस्ट। वहां पे तो जैसे सभी सुट्टा लगा के, हुक्का लगा के और सभी कोकेन पी के और हीरोइन पी के वहीं पड़े रहते हैं। देख लिया, हीरोइन कोकेन या स्मैक पीने वाले ऐसे उठा लेंगे, वो आलसी हैं, वो पीढ़ी बर्बाद हो गई। देख लिया आपने वो पीढ़ी कैसी है। और बाकी भी जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, जिन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी, लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ समझिए, हम भी उसी देश के हैं, प्लीज़ इनकी मांगों को समझिए और हो सके तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। हम भी आपकी के लोग हैं। धन्यवाद।